गुड आफ्टरनून। शिक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके परिभाषा, मूल अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। इनके बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास सही तरीके से नहीं होता। कि जब मूल अधिकार नहीं होता तो व्यक्ति पर कई प्रकार की बंदिशें लागू हो जाती है और जो व्यक्ति निर्बल है वो उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं होता। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है मूल अधिकारों की। ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? राज्य के विरुद्ध होते हैं और व्यक्ति के पक्ष में होते हैं, लेकिन फिर भी ये सीमित और प्रतिबंध युक्त होते हैं। राज्य द्वारा ये सीमित और प्रतिबंध युक्त होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होते हैं और ये संविधान में लिखित होते हैं। तो इनकी 5 मुख्य विशेषताएं मूल अधिकारों की। मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद, संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने इसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में बना दिया गया। 300 क में इसको डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले यह मूल अधिकार था, अब यह कानूनी अधिकार बन गया। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 जहां पर मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उस भाग को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12, अब देखो अनुच्छेदों का प्रकार बताते हैं कि 12 से 35 तक उनका उल्लेख है। तो 12 से 35 तक क्या क्या, किसमें क्या क्या बातें की गई है देखते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत राज्य की परिभाषा 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अब राज्य होता क्या है? राज्य के अंतर्गत, राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार की स्थानीय अधिकारी और प्राधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं राज्य के अंदर। वो अनुच्छेद 12 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी न्यायपालिका। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी। अब देखते हैं मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर, कि मूल अधिकार क्या होते हैं और विधिक अधिकार क्या होते हैं। तो इसका पहला अंतर है मूल अधिकार, ये संविधान द्वारा संरक्षित है, संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। और विधिक अधिकार ये देश की विधि द्वारा संचित किए जाते हैं, कि विधिक अधिकार है वो देश की विधि द्वारा संचित किए जाते हैं। और मूल अधिकार क्या होते हैं? ये संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। इनमें परिवर्तन के लिए, जो मूल अधिकार है इनमें परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन विधिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए साधारण विधि प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर है, अगर मूल अधिकारों में मूल अधिकार के अतिक्रमण की स्थिति होती है तो नागरिक सीधा सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, शरण प्राप्त कर सकता है। अगर विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधा नहीं जा सकता, स्टेप बाय स्टेप उसको जाना पड़ता है। आगे देखते हैं मूल अधिकारों का वर्गीकरण। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद, पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून की दृष्टि से सभी समान है।
यह बात है ब्रिटेन से ली गई है। और कानून सभी का सम्मान संरक्षण करेगा, सम्मान करेगा, सम्मान संरक्षण करेगा, यह संरक्षण शब्द छूट गया, कानून सभी का सम्मान संरक्षण करेगा, यह बात यूएसए से ली गई है। तो लिख लेना, कानून सभी का सम्मान संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 14 विधि के शासन को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 14 है जो समानता का अधिकार 14 से 18 है, उसमें अनुच्छेद 14 है विधि के शासन को परिभाषित करता है, जो ब्रिटेन से ग्रहण की गई। विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन का है। लेकिन भारतीय संविधान में विधि शब्द का वर्णन कहीं पे भी नहीं किया गया। अनुच्छेद 15 राज्य धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव करेगा। राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव करेगा। यह केवल जो अनुच्छेद 15 वाला है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें नागरिकों को प्राप्त है। इस विभेद का मतलब होता है कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना नहीं करेगा। योग्यता के आधार पर की जा सकती है, लेकिन राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी को भी यह नहीं कह सकता कि इस जाति का है इसलिए तुझे ये काम तेरे से नहीं करना, तेरे को नहीं करना। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवा में आने का समान अवसर दिया जाएगा। सार्वजनिक सेवा में आने का सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इसको यह बोलते हैं कि लोक सेवाओं में समान अवसर की समानता। लोक सेवाओं में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। केवल भारतीयों को यह प्राप्त होता है। राज्य के अधीन किसी पद के लिए सभी नागरिकों के लिए समानता की बात होती है। राज्य के अधीन किसी पद के संबंध में जाति, धर्म के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं ठहराया जाएगा। सिर्फ निवास की शर्त लगाई जा सकती है। कई राज्यों में पोस्ट निकलती है तो उसी निवासियों के लिए निकलती है। तो 15 और 16 भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो किसी भी व्यक्ति से छुआछूत आप नहीं कर सकते। अस्पृश्यता अधिनियम, रोकथाम अधिनियम 1955 में बनाया गया, जिसमें 1976 में संशोधन करके इसे क्या बना दिया गया? नागरिक संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। इसका 1976 में नाम क्या कर दिया गया? नागरिक संरक्षण अधिनियम। 1989 में वीपी सिंह ने हरिजन एक्ट बनाया। क्या बनाया? हरिजन एक्ट बनाया, जो वर्तमान में विवादास्पद है। क्या है? विवादास्पद है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। जो ब्रिटिश काल में दी जाने वाली उपाधियों को स्वतंत्र भारत में नहीं दी जाएगी, जैसे राय बहादुर, दीवाने खास, दीवान, ऐसी उपाधियां स्वतंत्र भारत में नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 54 संसदीय अधिनियम द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसी उपाधियां प्रारंभ की गई, लेकिन ये उपाधियां आप नाम से पहले नहीं लगा सकते, यह शर्त होती है। तो 1954 में संसदीय अधिनियम द्वारा ये उपाधियां शुरू की गई। सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं, उस पर बंदिश नहीं लगाई गई। विदेशी उपाधियां आप राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ग्रहण नहीं कर सकते। तो पहला मूल अधिकार हो गया समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। इनमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में आने का समान अवसर दिया जाएगा आपको। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22
अनुच्छेद 19 से 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 प्रकार की है। तो वो एक स्वतंत्रता थी संपत्ति की स्वतंत्रता, वो हटा दी गई। वर्तमान में अनुच्छेद 19 6 में वर्णित संपत्ति की स्वतंत्रता को कानूनी अधिकार बना दिया गया, वह अब स्वतंत्रता नहीं रही, मौलिक अधिकार नहीं रहा। अनुच्छेद 19 के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ख शस्त्र अस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप सम्मेलन कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास शस्त्र और अस्त्र नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 19 ग संगठन व समूह बनाने का अधिकार, लेकिन आतंकवादी संगठन नहीं होने चाहिए। देश की एकता और अखंडता को भंग करने वाले संगठन नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद घ अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 ड़ निवास करने की स्वतंत्रता, आप निवास कर सकते हैं कहीं पे भी। यह 19 च मैंने यहां खाली छोड़ा है क्योंकि अनुच्छेद 19 च को संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 6 आजीविका में व्यापार करने की स्वतंत्रता, लेकिन आप दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके व्यापार नहीं कर सकते। नोट संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानूनी अधिकार बना दिया गया। दूसरा नोट है 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा सहकारी संगठन बनाने का अधिकार दिया गया। जो 19 ग में संगठन व समूह बनाने का अधिकार, उसी के तहत 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा सहकारी संगठन बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। अब इसके बारे में 19 के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पे। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब अनुच्छेद 358 और 59 राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं। तब 352 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 358 और 59 यह अधिकार देते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दे। जो अनुच्छेद 19 में प्रदत्त है और बाकी उन मौलिक अधिकार है उनको उल्लंघन निलंबन कर दे। राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की दशा में अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की दशा में अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित दिए गए अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इस कारण राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष से आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो बाकी के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष से आदेश देना पड़ता है, लेकिन 19 वालों में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हुआ, राष्ट्रपति एक प्रत्यक्ष घोषणा के माध्यम से एक या अधिक मौलिक अधिकारों को मेट कर सकता है, परंतु वे अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकारों किसी भी दशा में वापस नहीं ले सकते। बाकी सारे अधिकारों को वापस ले सकते हैं, लेकिन 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकते। आगे देखते हैं 20 और 21 में क्या बात है। अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, जब अभिव्यक्ति और विचारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 क में, तो उसी के अंतर्गत यह बात है कि प्रेस की स्वतंत्रता, नकारात्मक मतदान का अधिकार, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार,
सूचना का अधिकार, प्रदर्शन और धरने का अधिकार आपको 19 क देता है, लेकिन हड़ताल व बंद का अधिकार 19 क के अंतर्गत नहीं आता। आपको मौलिक अधिकार नहीं है, आप हड़ताल करो और बंद करो। सिर्फ आप जानने का, सूचना का, प्रदर्शन और धरने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने और बंद करने का आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 में बात बोली है 3 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद 20 देता है। पहला है, प्रचलित कानून का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उस समय जो कानून प्रचलित है उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, नया कानून बनाकर उसको दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा है, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाता है। एक फिल्म थी अंधा कानून, उसमें व्यक्ति की मृत्यु बताकर उसको सजा दे दी गई और उसी व्यक्ति ने कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को झूठी सजा मिली थी, इसलिए उसने कोर्ट के सामने मारा था और उसको सजा नहीं दी गई, क्योंकि उसको एक बार उसी की मृत्यु की सजा मिल गई थी तो दोबारा उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती। व्यक्ति को अपने ही मामले में साक्षी या गवाह नहीं बनाया जाता, उसको गवाह बनाकर उसको सजा नहीं दी जाती। अनुच्छेद 21, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? जीवन व दैहिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत 1978 में मेनका गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह रिक्वेस्ट की कि जीवन का अधिकार को परिभाषित करें, जो आपको अनुच्छेद 21 में आप हमें प्रदत्त है उसको आप परिभाषित करें, निवेदन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, निजता, विदेश यात्रा, सार्वजनिक स्थल पर हथकड़ी से बचने को जीवन के अधिकार में शामिल किया। तो उसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को जीवन का अधिकार माना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको संदर्भ लेकर 86 संविधान संशोधन करके 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब एक बात निजता की आती है। निजता का अधिकार के संदर्भ में एक वाद हुआ था पुत्तास्वामी बनाम भारत संघवाद में 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत परिभाषित किया था। 2017 में परिभाषित किया था उसको। अनुच्छेद 21 की महत्ता के कारण डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का मेरुदंड या मैग्ना कार्टा कहा। चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 में संसद में अनुच्छेद 359 में संशोधन करके स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 20 व 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 प्रत्येक बंदी को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। अनुच्छेद 22 में कितनी स्वतंत्रताएं मिलती है? 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। पहली है गिरफ्तारी का कारण पूछने को, कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण पूछने का अधिकार है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया। दूसरा है कानूनी सलाह लेने का अधिकार। व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया उसको किसी कानून से सलाह लेने का अधिकार है, उसको वकील करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम न्यायालय में आपको पेश होने का अधिकार आपको दिया जाता है। उपरोक्त तीनों अधिकार जो गिरफ्तारी का कारण पूछना, कानूनी सलाह लेना, 24 घंटे के अंतर्गत निकट न्यायालय में पेश करने का अधिकार, होने का अधिकार,
उपरोक्त तीनों अधिकार शत्रु देश के नागरिकों एवं निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को मिलते नहीं है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दे होते हैं। पहला है मिर्जा, MISA, ये 1971 में आया था जो बाद में समाप्त कर दिया गया। NSA 1980 में आया था जो अब तक चल रहा है। टाडा 1985 से 95 तक। पोटा 2002 से 2004 के बीच में रहा था। ये कानून है निवारक निरोध कानून, जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए हैं। एंटी टेररिज्म कानून है ये सारे। तो इनके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो आपको बंदी को मिलने वाली मौलिक अधिकार वो दे नहीं होते। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में यह शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 23 में प्रावधान है कि व्यक्ति की इच्छा के विपरीत व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उसे बलात् शर्म जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। दास प्रथा, देवीदास प्रथा, बंधुआ मजदूर, देह व्यापार जैसी गतिविधियों पर यह अनुच्छेद 23 प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, उसकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। 1971 में बंधुआ मजदूर रोकथाम अधिनियम बना। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता, यह अनुच्छेद 24 बोलता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। 1986 में बाल श्रम रोकथाम अधिनियम बना। 2005 में बाल आयोग का गठन किया गया। 2006 में घरेलू एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बाल श्रम निषेध कानून बना। 2012 में संशोधन करके यह कहा गया कि घरेलू कार्य करवाया जा सकता है लेकिन शिक्षा पर विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह है बाल श्रम। अनुच्छेद 23 और 24 में यह बात है कि बलात् श्रम और बाल श्रम ये दोनों 23 और 24 में। चौथी आपको मौलिक अधिकार मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान ले, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान ले, यह उसकी निजी व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ही यही है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि प्रत्येक नागरिक धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है, अपने धर्म की संस्था स्थापित और प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 धर्म के आधार पर कोई भी प्रकार का कर आप पर लागू नहीं होता, जैसे प्राचीन काल में लागू होता था जकात, वो स्वतंत्र भारत में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 28 प्रत्येक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन राज्य से अनुदान ग्रहण करने पर धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात यदि कोई धार्मिक संस्था है या फिर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है कोई संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से, तो वो कर सकता है, लेकिन राज्य से अनुदान प्राप्त करने के बाद धर्म विशेष की आपको शिक्षा देने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 दो आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, वो मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जितने भी आपको अधिकार प्राप्त हैं वो धार्मिक धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 अनुच्छेद 29 प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा संस्कृति लिपि के आधार पर संरक्षण का अधिकार दिया गया है।
व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण कर सकता है। राज्य उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक में मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी को अपनी भाषा, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन और उनके लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाएं भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन राज्य द्वारा अनुदान ग्रहण करने पर धर्म विशेष की, लिपि विशेष की, वर्ग विशेष की वो शिक्षा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। छठवां लास्ट आपका मौलिक अधिकार है शोषण के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेक्षण, चौथी है अधिकार प्रेक्षा, पांचवी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की आपको रिट जारी की जाती है। एक अनुच्छेद जिसके बिना, यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन होता है वो अनुच्छेद 32 है। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है और वैसे भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। रिट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का झरना। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से होता है कि बंदी मतलब कोई व्यक्ति बंदी बना लिया गया, उसके बारे में यह बात की जाएगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी होने वाली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण के, जब किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय द्वारा बंदी को सशरीर पेश करने का आदेश जारी करता है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है बिना किसी उचित कारण के, तो न्यायालय एक रिट जारी करता है कि इस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वो कौन सी रिट जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमें आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जो सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। परमादेश इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो कर्तव्य पालन के लिए, उसके कर्तव्य पालन करवाने के लिए जो आदेश जारी होता है उसको क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। यह गैर सरकारी और निजी संस्थाओं को जारी नहीं किया जाता, केवल सरकारी संस्थाओं को जारी किया जाता है। तीसरी है प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को किसी वाद की सुनवाई के लिए रोकता है तो प्रतिषेध नामक रिट जारी की जाती है, याचिका जारी की जाती है। यह याचिका सामान्यतः तब जारी होती है जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, तब यह रिट जारी की जाती है। कौन सी? प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। चौथी है उत्प्रेक्षण। इस उत्प्रेक्षण नाम से ही होता है प्रेषित करना, ऊपर भेजना।
जब उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय से कोई वाद अपने पास मंगवाता है तो उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। अधिकार प्रेक्षा, यह याचिका किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बिना किसी उचित योग्यता के या अपनी योग्यता से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तब अधिकार प्रेक्षा नामक रिट जारी की जाती है। ये याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जारी होती है, लेकिन निम्न न्यायालय भी जारी कर सकता है जब संसद उसको ये अधिकार दे दे, संसद की ये स्वीकृति प्राप्त कर ले तो ये भी निम्न न्यायालय भी आपको, जो जिला सेशन न्यायालय वो भी रेट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 तक हो गया। अनुच्छेद 33, इसमें प्रावधान है कि रक्षा सेना के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। रक्षा सेनाओं को मौलिक अधिकार जो मिलते हैं उनमें उनको कमी, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उनमें भी उनकी कमी होती है। अनुच्छेद 34, इसके अनुसार सैनिक शासन व मार्शल लॉ, अगर किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तो उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी होती है। अनुच्छेद 35, संसद को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसको विशेष प्रावधान प्राप्त है। तो ये हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार। अब इसके बारे में कुछ संबंधित कुछ वाद हैं, वो हम पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों संबंधित वाद। पहला वाद है पहला वाद है शंकरी प्रसाद वाद 1951। पहला वाद कौन सा है? शंकरी प्रसाद वाद 1951। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद भाग 3 में, संविधान के भाग 3 जहां पे मौलिक अधिकार है उनमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। यह वाद हो गया शंकरी प्रसाद वाद। याद रखना कि कौन से वाद में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। दूसरा वाद हो गया गोलकनाथ वाद। कौन सा वाद? गोलकनाथ वाद 1967। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य होते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, इसलिए संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती। तो दो वाद हो गए, एक विपरीत हो गया, एक शंकरी प्रसाद वाद और गोलकनाथ वाद। शंकरी प्रसाद वाद में तो कहा कि संशोधन कर सकती है और गोलकनाथ वाद में कहा कि संशोधन नहीं कर सकती। तीसरा है 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद संपूर्ण संविधान में परिवर्तन कर सकती है, इसमें भाग 3 भी शामिल है। फिर चौथा वाद आया केशवानंद भारती वाद 1973। यह संवैधानिक निर्णय आज तक का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था केशवानंद भारती वाद में, और कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या कहा? कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि मूल ढांचा परिवर्तित नहीं हो। यह निर्णय वर्तमान में लागू है केशवानंद भारती वाद वाला। वो मूल ढांचा क्या है ये बार बार आपको न्यायालय बताएगा कि ये मूल ढांचा है। पांचवां वाद हुआ मेनरवा मिल्स वाद 1980। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद की पुनः पुष्टि कर दी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यह बात भी कही कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व है दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों क्या है? महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाद होने पर मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण माने जाएंगे, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में नहीं जा सकते आप, और मौलिक अधिकारों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए कहा कि दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाद होने की स्थिति में मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण होंगे।
और केवल नागरिकों को प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार कौन से? अनुच्छेद 15 में जाति और मूल आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 29 स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अबाध रूप से घूमने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 है ये, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और ये अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30, 38 लिखा गया, अनुच्छेद 29 और 30 है। तो ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यह आपका हो गया मौलिक अधिकारों का टॉपिक कंप्लीट। एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।